दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज की जो क्लास है। आज की क्लास में हम जो आपका वर्ग 2 का 2018 का पेपर हुआ तो 2008 वर्ग 2 की जो परीक्षा हुई थी 2019 में 17 फरवरी 2019 को, उसका पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। उस पेपर में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पेपर में क्वेश्चन आए थे वे वो 30 क्वेश्चन आज हम उनको देखेंगे और उनका हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके पिछली परीक्षा में वर्ग 2 की परीक्षा में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और उनको देखेंगे किस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न। इस तरह हमको पता चलेगा कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है और हमें किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ये आपको वर्ग 3 के पेपर में ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो कल की क्लास में हमने 16 फरवरी के क्वेश्चन देखे थे 30, और आज हम बाल विकास के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे जो होंगे वो हम देखेंगे। बाल विकास के 17 फरवरी के जो पेपर आया था वर्ग 2 का, तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है। हम पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल में जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट करते जाइएगा। जो जितने भी आपके प्रश्न सही हों, जितने भी आपके प्रश्न गलत हों, यदि किसी प्रश्न में समस्या हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता किससे जुड़ी है, ये हमको बताना है। मध्यम बुद्धि से, कोई बुद्धि नहीं, या उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो मंदता किससे जुड़ी होगी, तो मंदता हमारी क्या होगी, मंद बुद्धि से ही जुड़ी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा मंदता। जो मंद बुद्धि है वो हमारी क्या होगी, मंदता से जुड़ी होगी। बहुत साधारण सा प्रश्न था। जो इसमें प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है इन प्रश्नों में कि हमको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से हमको समझ में नहीं आ पाता कि कौन सा उत्तर सही हो, क्योंकि लगभग जो उत्तर होते हैं सेम कैटेगरी के चारों हमको समझ में आते हैं। तो बहुत आराम से प्रश्नों को पढ़ें पहले, उसके बाद उनका आंसर निकालें। तो ये इसका हमारा पहले का आंसर होगा मंद बुद्धि। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आकलन चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आकलन चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सिखाना चाहिए वह निम्नानुसार, उसका आकलन हम किस प्रकार करें कि बच्चों को जो सिखाना है, जो हमारा सिलेबस हो वह किस पैटर्न का हो। तो गतिविधि के माध्यम से सिखाना चाहिए। उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से हम क्या कर सकते हैं, आप उनका आकलन कर सकते हैं। और बच्चे की योग्यता, अगला है आपका बच्चे की योग्यता के और पिछले अनुभव के अनुसार। और अगला है आपका बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। तो इसमें 2 ऑप्शन आपको समझ में आए कि यहाँ भी आपको बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार दिया गया है, यहाँ भी पिछला अनुभव के अनुसार दिया गया है। और पूरा क्या है, जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा होती है वह केवल बालक पर केंद्रित होती है। बालक के आधार पर हमको क्या करना पड़ता है, बालक के आधार पर ही, बालक की योग्यता के अनुसार हमको उसको शिक्षा देनी है। तो जो आपका इसका थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा इसका सही आंसर कि बच्चे की योग्यता देखनी है, रुचि देखना है, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, पिछले जो अनुभव थे हमारे उनके अनुसार भी हम उसका क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, आकलन करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका
थर्ड, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। ये हो गया आपका सेकंड प्रश्न। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है? तुरंत या मौके पर अनुभव शामिल होता है, तुरंत या मौके पर अनुभव शामिल होता है, कोई मूल्यांकन नहीं होता, अधिक मूल्यांकन होता है या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसमें तुरंत या मौके पर मूल्यांकन होता है, और आपका अगला है कोई मूल्यांकन नहीं होता, अधिक योगात्मक मूल्यांकन होता है या अधिक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर होगा अधिक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। इसका होता है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों का अधिक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। इसका आंसर होगा आपका फोर्थ नंबर का। देखते हैं हम आंसर। हाँ, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन, ये आपका थर्ड नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सी हमारी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, हमको बताना है। फोर्थ नंबर का प्रश्न है हमारा। तो पहला है निर्देश केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। जो निर्देश होंगे वो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, यानी उस पर हम क्या कर देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहेगी जो छात्र सीखना चाहता है। या जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना है। और परीक्षाओं में बच्चे अच्छे अंक क्या करने हैं, अच्छे अंक लाने पर हमारा जोर होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हमने, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा है? तो यदि हमारी प्रगति निरंतर बनी रहेगी तभी तो हमारी क्या होगी, प्रगतिशील शिक्षा वह कहलाएगी। तो इसमें क्या होगा कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित यदि शिक्षा होगी तो प्रगति नहीं होगी, और यदि हम केवल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को यानी छात्र जो सीखना चाहते हैं उस पर ध्यान देंगे तो हमारा इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, यानी जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना चाहिए हमको। इसका आंसर आपका होगा ये थर्ड नंबर का जो आपका था वो होगा इसका आंसर, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। फोर्थ नंबर का प्रश्न था ये हमारा। अब पाँचवें नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है? जो हमारी प्रदर्शन करने की बुद्धि थी उसको किसके द्वारा मापा जाता है? मौखिक क्षमता से या समझ से, और अगला देखते हैं हम संख्यात्मक क्षमता से या चित्र व्यवस्था से। तो इन चारों में से हम क्या करते हैं, प्रदर्शन बुद्धि, यानी प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, उसका प्रदर्शन कैसा था, यानी उसने क्या किया, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसके द्वारा इसका मापन करते हैं? तो हम इसमें चित्र व्यवस्था द्वारा इसका मापन करते हैं। चित्र व्यवस्था के द्वारा हम देखते हैं कि उसकी बुद्धि की जो प्रदर्शन करने की क्षमता है वो क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका चित्र व्यवस्था। पाँचवें नंबर का प्रश्न था हमारा ये। अगला प्रश्न है आपका, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? एक चीज को, किसी भी चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन के से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हम देखते हैं, आपका ये छठवें नंबर का प्रश्न है, और इसमें है पहला है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, दूसरा है आपका अंतर्दृष्टि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन और प्रयत्न त्रुटि विधि, और फोर्थ है आपका चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। तो इसमें क्या है, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर आपका होगा
फोर्थ जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, ये हमारा एक जो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत है वह हमारा एक चीज़ को समग्रता के रूप में अध्ययन से सीखा जा सकता है। अब हम देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न आपका। 7वें नंबर का प्रश्न आपका है शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है, तो व्यक्तित्व से संबंधित है, मनोवृत्ति से संबंधित है, या बुद्धि से संबंधित है, या प्रेरणा से संबंधित है। जो हमारा शब्द है सामंजस्य, नहीं सामंजस्य जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कि व्यक्तित्व से संबंधित है, या मनोवृत्ति से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, या क्या है प्रेरणा से संबंधित है। तो सामंजस्य क्या होता है, सामंजस्य हमारा व्यक्तित्व का गुण होता है, तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्तित्व। ये इसका आंसर 7वें का आंसर होगा आपका व्यक्तित्व। अगला है आपका 8वें नंबर का प्रश्न, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात होता है, तो यह क्या है। यह खाली स्थान में हमको बताना है कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर वह किस लिंग का है, इसके आधार पर यदि उसके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है तो वह किस पर आधारित है। बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा, लैंगिक रूढ़िबद्धता का, लैंगिक भेदभाव का, लैंगिक पहचान का, लैंगिक मुद्दा का। तो ये किस पर होगा, लैंगिक भेदभाव। लिंग के आधार पर यदि उसके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है तो यह आधारित है किस पर, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या है, ये लैंगिक भेदभाव का प्रश्न है। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर होगा आपका लैंगिक भेदभाव। अब हम 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। आपका 9th नंबर का प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपस कान के होती है, अंदर होती है, बीच में होती है, या कहीं नहीं होती, या बाहर होती है। ये आपका 9वें नंबर का प्रश्न है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो आपकी कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी, वह कहाँ होती है, तो अंदर होती है, बीच में होती है, या बाहर होती है, या कहीं नहीं होती। तो इसका आंसर होगा हमारा बीच में। जो आपकी कान की हड्डी होती है, छोटी हड्डी, वह बिल्कुल बीच में होती है, तो इसका आंसर आपका होगा बीच में। ये हमारा 9th नंबर का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आपका मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, और अगला है आपका अगला है आपका देखते हैं अखंडता बनाम निराशा। ये आपका है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अखंडता बनाम निराशा। मतलब मनोसामाजिक विकास का जो अंतिम चरण है वह आपको अखंडता बनाम निराशा पर आधारित है। इसका आपका आंसर है 10वें नंबर का प्रश्न है ये आपका। अब अगला प्रश्न है आपका एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। एक समान अवधि के लिए यदि समान बच्चों के अध्ययन को किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है, अनुदैर्ध्य, प्रतिनिधित्वात्मक, अच्छी, या प्रायोगिक। तो एक समान अवधि के लिए जब अध्ययन किया जाता है समान बच्चों का तो वह क्या कहलाता है, समान आवृत्ति को आप अनुदैर्ध्य जो हमारे परिभाषा होती है उससे भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका अनुदैर्ध्य। इसका आंसर हमारा होगा अनुदैर्ध्य। समान क्या है, समान समय के लिए, और समान क्या है, बच्चों का अध्ययन करना है, तो इसका आंसर होगा ये हमारा आता है अनुदैर्ध्य अध्ययन में। और 12वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, इस निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण
की सीमा है, यानी इलेक्ट्रिकल काउंसलिंग अप्रोच की सीमा कौन सी है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। पहला है आपका इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा आपका कि इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। यह आपका 12वें नंबर का प्रश्न था। अब 13वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयीन शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? वह कौन सी शिक्षा है जिसमें क्या होता है, शिक्षक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, अधिक गृह कार्य देना। तो किस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को का मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनको सहयोग और सुझाव प्रदान करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका सहयोग और सुझाव। तो ये आपका 13वें नंबर का प्रश्न था। अब हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मसालों की आवश्यकताओं के अनुक्रम में निम्नलिखित क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मसालों की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है। सम्मान की आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और यह प्यार व एवं अपनेपन की आवश्यकता। तो मसालों की आवश्यकता के पदक्रम जो सबसे निम्नतम क्रम की आवश्यकता है वह है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता निम्नतम क्रम की इनकी आवश्यकता है। तो ये आपका 14वें नंबर का प्रश्न होगा, है सुरक्षा की आवश्यकता। अब अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है? प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि। तो इसमें क्या होगा, जब हमको क्या करना है, यातायात के माध्यम से नेविगेशन या नेविगेट करना है तो हम उसमें स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर आपका होगा स्थानिक बुद्धि। अब हम देखते हैं 16वें नंबर का प्रश्न। एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है। किसी एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है तो किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का प्रयोग किया जा रहा है? तो किस पद्धति का, किस अनुसूची का प्रयोग किया जा रहा है? परिवर्तनीय अनुपात, सुदृढ़ अनुसूची, अंतरायिक अनुसूची, आंशिक अनुसूची या निश्चित अनुपात अनुसूची। तो एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार दिया जा रहा है, मतलब क्या है, हमारा अनुपात क्या है, निश्चित है। तो इसका आंसर होगा आपका निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। इसका आंसर आपका 16वें का होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 7वें नंबर का प्रश्न क्या है। 7वें नंबर का प्रश्न है आपका, अध्ययन की एक रचनात्मक इकाई की एक विशेषता यह है कि, कौन सी विशेषता है कि हम देखते हैं। पहला है आपका, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रतिस्थापन बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। जांच, टेस्ट, नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच
कौशल का आकलन होता है। और अगला है आपका यह पूर्वत शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो कौन सा हमारा क्या है इसका आंसर होगा। तो अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है। कौन सी विशेषता है हमको ये बताना है। तो ये शुरुआत जब होती है, पहला है आपका इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थापना बिंदु के रूप में क्या जानते हैं, मतलब शुरुआत में बच्चे उसके विषय में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका यही आपका आंसर होगा पहले नंबर का। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के एक प्रभावी प्रस्थापन बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। आपका ये 7वें नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न। पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। पठन कौशल को इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। उत्तर लिखना, वर्ड ग्राम में खेलना या क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करना, पाठ में शब्दों के उपयोग व ध्यान केंद्रित करना, शब्दावली अभ्यास करना। तो पठन कौशल में बच्चे किस प्रकार क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह कब सीख सकते हैं, जब पाठ में शब्दों के उपयोग पर हमारा क्या होगा, ध्यान केंद्रित होगा, तब बच्चे अच्छी तरह क्या है पठन कौशल को सीख सकते हैं। इसका आंसर आपका होगा 3rd नंबर का, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। अब 19वें नंबर का प्रश्न में देखते हैं। किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं: चलने में, सुनने में, सीखने में व देखने में। यदि सभी प्रकार की भी उसको क्या है, सभी प्रकार की उसके अंदर क्या है असमर्थता है, इसके बावजूद भी बच्चे किसमें सक्षम होते हैं, चलने में। तो चलने में तो सक्षम नहीं होते यदि चलने में असमर्थ हो गए। सुनने में भी कोई असमर्थ नहीं होते। देखने में भी सभी असमर्थ नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा, सीखने में सभी बच्चे समर्थ होते हैं। यदि किसी प्रकार की उनको क्या है असमर्थता है तब भी। तो इसका आंसर होगा आपका सीखने में यानी लर्निंग में। अब हम देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न है आपका। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता। तो व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान को अनुसार निर्धारित किया जाता है, पहचान के रूप में, ड्राइव के रूप में, सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता के रूप में। तो क्या होगा इसका आंसर, जन्मजात यदि है तो वो क्या होगा, उसको सहज ज्ञान होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका सहज ज्ञान। ये 20वें नंबर का प्रश्न था आपका। 21वें नंबर का प्रश्न है आपका। बच्चों में पश्चाघात तनाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं। बच्चों में क्या होता है कि पश्चाघात तनाव विकार के क्या लक्षण होते हैं, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उस बारे में सोचना, और अगला है आपका दूसरों में बिल्कुल रुचि न होना और दूसरों से नाराज होना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। इसका आंसर होगा आपका। अब हम देखते हैं 22वें नंबर का प्रश्न कि किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं।
तो कौन सा सिद्धांत हमारा यह बताता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से क्या हैं, जीन के माध्यम से वंशागत है। तो एक नियतवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या पालन पोषण सिद्धांत। तो इसका आंसर आपका होगा प्राकृतिक सिद्धांत हमारा क्या है, इसका प्रस्तुत करता है इसको। तो एक प्राकृतिक सिद्धांत। अब हम देखते हैं 23वें नंबर का प्रश्न, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है। तो सृजनशील क्या होती है, सबकी अलग अलग अपनी सोच होती है। तो अभिसारी सोच, अलग सोच, या अंतर्दृष्टि सोच, या पारमार्थिक सोच। तो इसमें आंसर होगा आपका अलग सोच। सृजनशीलता हमारी क्या होती है, जो हमारा क्रिएटिविटी होती है वो हमारी स्वयं की सोच यानी अलग जो हमारी सोच होती है उस पर आधारित होती है। अब अगला है आपका 24वें नंबर का प्रश्न कि भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर क्या होगा, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, चॉम्स्की। तो इसका आंसर होता है चॉम्स्की ने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था यूनिवर्सल ग्रामर का भाषा के विकास के लिए। तो इसका आंसर होगा है आपका, हम देखते हैं 25वें नंबर का प्रश्न आपका, बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पादन है। क्या है, बुद्धिमत्ता और खाली स्थान और पर्यावरण दोनों का एक क्या कौन सा उत्पादन है। तो हम देखते हैं संस्कृति, समुदाय, अनुवांशिकता या समाज। तो इसका आंसर होगा आपका अनुवांशिकता। बुद्धिमत्ता, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पादन है। तो बुद्धिमत्ता, इसका आंसर होगा आपका अनुवांशिकता। ठीक है। अब अगला है आपका 26वें नंबर का प्रश्न, मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी को खालिस्तान मापता है, बौद्धिक तर्क को मापता है, योग्यता को मापता है, व्यक्तित्व को मापता है, या अंग्रेजी कौशल को मापता है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका योग्यता को मापता है हमारा जो मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण जो परीक्षण होता है वह योग्यता को मापता है। तो इसका आंसर होगा आपका योग्यता। अगला है आपका 27वें नंबर का प्रश्न, एक छात्र को PI के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल होगा। तो इसमें क्या है, हमारा जो हमको क्या ज्ञात करना है, PI मान ज्ञात करना है किसी बच्चे को। तो इसके लिए इसका मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्राणियों को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन इसमें शामिल होगा। तो इसमें मूल्यांकन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, अपसारी चिंतन होगा, या अधिगम होगा। जिसमें आपका होगा अपसारी चिंतन। PI मान का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य रूप से जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन जो उसमें शामिल होता है वो होगा आपका अपसारी चिंतन। अगला है आपका 28वें नंबर का प्रश्न, क्लासिकल कंडीशनिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया। तो अब आप इसका आंसर बताइए। फर्स्ट है आपका वर्डूरा, पावलोवा, कोहलर या पियाजे। तो इसका आंसर आपका क्या होता है, पावलोव। इसका आंसर होगा आपका पावलोव क्या है, इसके द्वारा यह क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत विकसित किया गया। अब हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है, संवेदना के माध्यम से विभिन्न विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है। तो पहला आपका अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा, बोध। तो कौन सा हमारा संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का विलक्षण है। उसका आंसर होगा आपका बोध। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा,
ये आपका था 29वां प्रश्न। अब हम 30वें नंबर का प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो ये है आपका सर्वात्मकतावाद। सर्वात्मकतावाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है, उसमें किसी न किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मकतावाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? तो यह क्या विकास के पूर्व परिचालन पर बच्चों में सर्वात्मकतावाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? तो एक बच्चा जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर पर चोट पहुंचाता है, खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा और एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। तो यह कौन सा इसमें क्या करता है? उसका सर्वात्मवाद यानी सभी में क्या है, सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन कौन सा नहीं करता है? तो इसमें आपका होगा सेकंड नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव है वो होगा इसका आंसर, यानी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तो यह जो है सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा आपका फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तो ये आपके 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके ये पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। और वर्ग 3 की परीक्षा में ही वर्ग 2 की परीक्षा में आए थे। ये 17 फरवरी का पेपर था आपका, 17 फरवरी का पेपर था। तो जिसके 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने तैयार किए। ये प्रश्न हमको क्या होंगे, ये प्रश्न आपको जो आपके वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है उसमें अवश्य देखने को मिलेंगे। तो इनको एक बार और आप इनका अध्ययन कर लीजिएगा। और तो ये 30 आपके आज प्रश्न कंप्लीट हो गए। कल भी हमने 30 प्रश्न आपको बताए थे। तो कल अभी तक हमने 60 प्रश्न 60 प्रश्न हमारे तैयार हो गए बाल विकास के। इसी तरह अब हम अगली क्लास में अगले कुछ प्रश्नों के साथ आपको मिलेंगे। जब तक आप इनका एक बार और अध्ययन करके अच्छी तरह इनको समझ लें और हमारे चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़ जाएं और इसको शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास पूरी हुई आपकी, आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल में अधिक अधिक जुड़ जाएं और सभी को शेयर करें जिससे सभी लोग इससे जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।